आज का हमारा टॉपिक होगा, 3 टॉपिक है मेनली। पहला है व्हाट इज अ फ्यूल, फ्यूल इफिशियंसी एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। और ये तीनों टॉपिक आपके एनसीईआरटी के हिसाब से इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होने वाला है ना, तीनों। वहाँ पे हमारा ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। और इसके वाले क्लास में किसी को कोई डाउट रहा था? नहीं ना, बड़ा आसान सा चैप्टर है ये, है ना, बस आपको समझते हुए चलना है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे अपना व्हाट इज अ फ्यूल। देखिए, फ्यूल क्या है? जो भी हमारा कंबस्टिबल सबस्टांस है वही तो फ्यूल है। क्योंकि याद कीजिए, सबसे पहला वाला क्लास हमने क्या कहा था कि कंबस्टिबल सबस्टांस इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल। और कंबस्टिबल सबस्टांस हमारा होता क्या है? जो भी सबस्टांस हीट और लाइट प्रोड्यूस करे वो हमारा क्या है? कंबस्टिबल सबस्टांस है। तो वही चीज हमारा फ्यूल के साथ भी लागू होता है। तो जो सबस्टांस, जो मटेरियल हीट और लाइट प्रोड्यूस करे वो भी क्या अपने आप में एक फ्यूल है ना, सिंपल सा। तो जो डेफिनेशन हमने कंबस्टिबल में लिखा था वो सेम डेफिनेशन यदि आप फ्यूल में लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पे हालांकि डेफिनेशन अलग हो सकता है, लेकिन आप वो भी लिख देंगे ना, चलेगा, है ना। क्या है? अ मटेरियल विच इज बर्न्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ फ्यूल। देखिए, मतलब सेम है, लिखने का तरीका बस अलग है ना, मतलब तो सेम ही है। तो जो भी मटेरियल, जो भी सबस्टांस, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, यदि आप उसको जला रहे हैं और जलाने के बाद आपको हीट और लाइट दोनों मिल रहा है तो फिर वो हमारा फ्यूल कहलाएगा, है ना। और यहाँ पे और आपको फिर से मैं एक बार याद दिला दूं कि हीट और लाइट, लाइट के जगह पर आपको और क्या देखने को मिल सकता है? ग्लो। क्या देखने को मिल सकता है? ग्लो देखने को मिल सकता है। तो जिसमें कि आपको हीट और लाइट मिले, लाइट के फॉर्म में आपको कभी कभी ग्लो भी देखने को मिल सकता है, तो वो हमारा कहलाएगा फ्यूल। आगे एग्जाम्पल जरा एक दो फ्यूल का दीजिए तो एकदम बढ़िया बढ़िया। क्या? वुड। चलिए ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वुड लकड़ी हो गया हमारा, आगे पेपर हो गया, आगे पेट्रोल हो गया, वेरी गुड, केरोसिन हो गया, बहुत अच्छा, डीजल हो गया, यानी कि बहुत सारा हो गया, है ना। तो जो भी चीज आप जलाएं और उससे आपको क्या मिले? हीट और लाइट मिले, वो सारा का सारा हमारा एग्जांपल हो जाएगा फ्यूल का। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। आगे, लेकिन जब बात होता है एक अच्छे फ्यूल का, एक गुड फ्यूल का, एक अच्छा फ्यूल क्या होना चाहिए? एक गुड, देखो स्टूडेंट तो सारे होते हैं क्लास में, लेकिन कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है। तो अच्छा का भी कुछ खासियत है, बुरे का भी कुछ खासियत है। तो बुरे का हम लोग यहाँ पे बात नहीं करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे अच्छे फ्यूल का। यदि कोई एक अच्छा फ्यूल है तो उसका क्या खासियत होना चाहिए, है ना, क्या उसमें विशेषता होना चाहिए? देखिए पहला क्या लिखा हुआ है। तो गुड फ्यूल का यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखा हुआ है। सबसे पहला है रेडिली अवेलेबल, यानी कि वो जल्दी कहीं पे अवेलेबल हो जाए। कहीं पे आप गए दुकान पे, आपको फॉर एग्जांपल मान लिया आपको कैंडल चाहिए, कैंडल भी हमारा क्या है? एक फ्यूल ही तो है, वो भी हीट और लाइट आपको देता है। तो दुकान पे गए और कहे कि भैया हमको कैंडल दे दीजिए, और यदि वो आसानी से मिल गया, तुरंत मिल गया, तो वो हमारा एक गुड फ्यूल का एग्जाम्पल हो जाएगा, जल्दी मिल गया। रेडिली अवेलेबल का मतलब हो गया कि आसानी से मिल जाना किसी भी मार्केट में, किसी भी दुकान पे, है ना। रेडिली अवेलेबल है, जल्दी मिल जाना। चीप, सस्ता होना चाहिए। गुड फ्यूल का मतलब क्या? महंगा क्या नहीं, सस्ता होना चाहिए, सभी लोग उसको अफोर्ड कर पाए, है ना, सस्ता होना चाहिए। उसके बाद फिर क्या है? बर्न्स इजिली, आग जलाए तो अच्छी तरीके से, आराम से, तुरंत जल जाए, कोई परेशानी उसमें ना हो, अच्छी तरीके से जल जाए। उसके बाद फिर क्या है? नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल सबस्टांस, मतलब कि अधपका ना रहे, जलने के बाद उसमें कुछ बचे नहीं, है ना। जैसे कभी कभी हम लोग लकड़ी जलाते हैं ना, यदि वो जलता है तो आधा कभी कभी बच जाता है वो, है ना, जल्दी जल्दी बंद हो गया वो, इस प्रकार का होता है कभी कभी। तो वैसा नहीं होना चाहिए। तो यदि एक अच्छा फ्यूल है तो उसको लगातार जलना चाहिए और कोई भी उसका जो पार्ट है बचना नहीं चाहिए, पूरी तरीके से जल जाना चाहिए, है ना। जैसे आप कैंडल को जला के छोड़ दें, पूरा जल जाएगा वो, है ना। चलिए आगे, प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ पे आप लाइट भी कर सकते हैं। क्या? चलिए, हालांकि लाइट आपको हर किसी में उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन क्या है, जैसे हीट, कैंडल, कैंडल आपको क्या करता है? हीट तो बहुत देता है, लेकिन लाइट उतना नहीं दे पाता, लेकिन फिर भी इतना देता है कि एक छोटा सा रूम है तो उसको पूरी तरीके से उजाला से भर दे, इस प्रकार का देता ही है। तो मतलब कि वो भी क्या करे, एक थोड़ा सा हीट अच्छा से दे दे, लाइट अच्छे से दे दे। तो ये हमारा पांचों का पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसका? एक अच्छे फ्यूल का, है ना। तो जो भी हमारा ये पांचों को फॉलो करेगा वो हमारा एक अच्छा फ्यूल कहलाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
तो ये हो गया हमारा फ्यूल के बारे में, और इसमें कोई डाउट नहीं ना, बड़ा आसान सा टॉपिक था। आगे हमारा फ्यूल इफिशियंसी। फ्यूल इफिशियंसी का मतलब होता है कि किसी भी फ्यूल का कितना ज्यादा क्षमता है हीट को प्रोड्यूस करने का। क्या प्रोड्यूस करने का? हीट को प्रोड्यूस करने का किसी भी फ्यूल का कितना ज्यादा क्षमता है, कितना कैपेसिटी है उसके पास। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक टर्म जिसका नाम है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या नाम है? कैलोरीफिक वैल्यू। समझिए क्या होता है, देखिए, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी produced on complete combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी, देखिए साफ लिखा हुआ है, आप इसको अपने से पढ़ के भी समझ सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट combustion of 1 kg of a fuel is called its calorific value। कोई भी 1 kg का फ्यूल है, कोई भी 1 kg का फ्यूल है, उस फ्यूल को जब आपने जलाया तो जलाने के बाद आपको कितना हीट मिला, यानी कि कितना आपको एनर्जी मिला, वही हमारा कहलाता है उस ऑब्जेक्ट का, उस सब्सटेंस का, उस मटेरियल का कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारा एक कैंडल है जो कि वजन में कितना है, 1 kg का है, वो 1 kg का है, और इसको जलाने के बाद पूरी तरीके से जब जल जाएगा तो जलने के बाद हमको कितना हीट मिला, वही कहलाएगा इस ऑब्जेक्ट का कैलोरीफिक वैल्यू। कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है बात? तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। तो किसी ऑब्जेक्ट को आपने जलाया जो कि 1 kg का होना चाहिए। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर 1.5 kg का नहीं हो सकता है क्या? नहीं, 1.5 kg में फिर हमारा कैलोरीफिक वैल्यू लागू नहीं होता है। उसके लिए कंडीशन है कि 1 ही kg का सब्सटेंस होना चाहिए, है ना। तो मान लीजिए ये कैंडल था 1 kg का, इस प्रकार से इसका फीता लगा दीजिए, इस प्रकार से आपने इसको जलाया, जितना आपको हीट मिला वही हो गया इसका कैलोरीफिक वैल्यू, है ना। आगे अब हर एक चीज़ों को नापने का ना तरीका होता है। जैसे यदि कभी आप मार्केट में सब्जी खरीदने के लिए जाए तो आप कहेंगे भैया 1 kg किलोग्राम, यानी कि 1 kg आलू दे दीजिए, कहते हैं ना आप? कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। तो उसी प्रकार से हर एक चीज़ों को नापने का ना हमारा एक तरीका होता है। जैसे किसका? लीटर। दूध हम लोग खरीदते हैं तो किस में खरीदते हैं? लीटर में खरीदते हैं। कपड़े को आप नापते हैं किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। हर एक चीज़ों को नापने का क्या एक यूनिट है ना, एक मेजरमेंट का तरीका है ना। उसी प्रकार से हम लोगों को कितना हीट एनर्जी मिलेगा उसको भी नापने का तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड किलो जूल पर केजी। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भैया 1 kg आलू दीजिए, तो यदि हम लोग कहेंगे कि इसने कितना एनर्जी रिलीज किया तो हम क्या कहेंगे? मान लीजिए इसने 10 किया, क्या बोलेंगे? 10 किलो जूल पर केजी। कोई डाउट इसमें? क्योंकि ये 1 kg का था, पर केजी का मतलब 1 kg। ठीक है। तो इसने जितना अपना जो भी अपना ये हीट एनर्जी रिलीज करेगा, हम लोग सपोज मान लीजिए इन्होंने 20 किया तो क्या कहेंगे? 20 किलो जूल पर केजी। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा वर्ड में, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया हमारा? ये जैसे आप लिखते हैं ना किलोग्राम को KILOGRAM, शॉर्ट में केजी लिख देते हैं आप, उसी प्रकार से हमारा किलो जूल पर केजी का शॉर्ट फॉर्म ये है केजी, और ये स्लैश का मतलब क्या होता है? पर, यानी कि 1 kg। सिंपल, समझ में आ गया बात? चलिए, तो कैलोरीफिक वैल्यू को नापने के लिए हमारे पास यूनिट है किलो जूल पर केजी का, जिसको हम लोग शॉर्ट में केजी पर जूल भी कह देते हैं। ये लिखने का तरीका हमारा ये है। अब यहाँ पे अलग अलग फ्यूल का, अलग अलग कंबस्टिबल सब्सटेंस का कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है। जैसे काउ डंग का जो केक होता है, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में गोईठा, गोईठा हम लोग कहते हैं ना। तो हाँ, बिहार में हम लोग इसको गोईठा कहते हैं, और यदि आप बिहार से अलग स्टेट में हैं तो आप वहाँ पे क्या कहा जाता है इसको आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए, हम लोग तो बिहार में उसको चिपरी भी कहते हैं, चिपरी कहते हैं। भागलपुर साइड में आप जाइए, वहाँ पे उसको चिपरी या फिर उसको गोईठा भी कहते हैं हम लोग, है ना। तो आपके स्टेट में क्या कहता है उस चीज़ को आप बताइएगा कमेंट करके। ठीक है। चलिए, तो काउ डंग का जो केक हो गया, जलाएंगे हम लोग उसको सुखा के, फिर इनको गोईठा बना के, तो वो कितना जूल आपको देगा? कितना किलो जूल का देगा आपको वो कैलोरीफिक वैल्यू? 6000 से लेकर
8,000 तक का वो दे सकता है, ठीक ना। 1 kg पे, 1 किलो पे वो 6,000 से 8 किलो जूल का आपको हीट एनर्जी दे सकता है, ठीक ना। ये हो गया हमारा काव डंग केक का, यानी कि गोईठा मान लीजिए आप, है ना। वुड लकड़ी कितना दे सकता है आपको? 17,000 से लेकर 22,000 तक का आपको ये दे सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर कोयला कितना दे सकता है? 25,000 से 33,000 आपको दे सकता है। पेट्रोल कितना दे सकता है? 45,000 एग्जैक्ट पेट्रोल। और हाइड्रोजन कितना? 1,50,000, ये सबसे ज़्यादा है। हाँ, इसके भी आगे और हो सकते हैं, लेकिन हालांकि हमने जहाँ तो ये हमने अभी यहाँ पे फिलहाल 5 लिखा है ना, तो इन 5 में से हाइड्रोजन अभी सबसे ऊपर है ना। और भी हो सकता है, और भी हो सकता है, तो लेकिन फिलहाल यहाँ पे 5 में से सबसे जो आगे है सबसे ज़्यादा वो हमारा है हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपको मालूम चल गया कि हर एक फ्यूल का हीट एनर्जी जो रिलीज करने का क्षमता है वो अलग अलग होता है ना। चलिए, आपको समझ में आ गया ये चीज़, फ्यूल इफिशिएंसी का मतलब। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि कोई भी फ्यूल आप जलाइए तो उसका हार्म आपको देखने को मिलेगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो क्षति तो पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। समझ में आ रहा है बात क्या कह रहे हैं? चलिए, जैसे एग्जांपल देखा जाए, कार्बन फ्यूल्स रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड कॉजिंग अस्थमा। जो भी फ्यूल में कार्बन होते हैं ना, जिस फ्यूल में कार्बन होते हैं, एग्जांपल आप ले सकते हैं इसका, लकड़ी ले लीजिए, कोयला ले लीजिए, इन सभी में कार्बन प्रेजेंट होता है ना। तो जिस भी फ्यूल में कार्बन प्रेजेंट है वो क्या करता है? अपना कार्बन पार्टिकल को रिलीज करता है, यानी कि छोटा छोटा एकदम कण के जैसा, एकदम बहुत ही छोटा छोटा वो अपना धूल के रूप में वो रिलीज करता है। और जब हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोगों को अस्थमा का बीमारी होता है, यानी कि सांस लेने में तकलीफ होता है। बात समझ रहे बात को? तो वो हो गया हमारा पहला। उसके बाद इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कैन किल अ पर्सन। कार्बन मोनोऑक्साइड का किस्सा बड़ा अनोखा है, इसको बताते हैं। यहाँ पे तो बहुत कम लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में उतना तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन जितना लिखा हुआ है हम लोग अब इसको जानते हैं। देखिए ध्यान से, इसके पीछे का कहानी क्या होता है। इसके पीछे का कहानी ये है कि आप क्या कीजिए, एक रूम में आप बंद हो जाइए, ठीक ना। और ऐसा मानिए कि रूम में कोई भी खिड़की नहीं है और आप दरवाजा पूरी तरीके से बंद कर दीजिए। और घर के अंदर आप क्या कीजिए, लकड़ी में, चलिए मान लीजिए कि ठंडे का समय है, जाड़े का समय है, आपने क्या किया, आप एक रूम में बंद हो गए, अपने दरवाजे को बंद कर दिया और आपके रूम में कोई भी खिड़की नहीं है। आपने आग लगा के आप अपना उसको सेक रहे हैं आराम से, और आपने क्या किया, लकड़ी को अधपका जलते जलते आपने उसको साइड में छोड़ दिया और आप जाके बेड पे सो गए। तो वो जो लकड़ी में ऑक्सीजन मिलना चाहिए पूरी तरीके से, क्या उसको मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? क्योंकि रूम बंद है, आपके पास खिड़की भी नहीं है, दरवाजा भी नहीं खुला हुआ है। तो वो जो लकड़ी जल रहा था वो जलेगा, बिल्कुल जलेगा, लेकिन पूरी तरीके से नहीं जल पाएगा, क्योंकि उसको जितना ऑक्सीजन मिलना चाहिए जलने के लिए वो नहीं मिल पाएगा। तो उस समय जो गैस उससे निकलेगा उसी को हम लोग कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड से इंसान का दम इतना ज़्यादा घुटने लगता है, इतना ज़्यादा दम घुटने लगता है कि उसका मृत्यु भी वहीं पे हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है ना हम लोगों को ठंडे के समय में कि बेटा रूम में सो तो आग को बंद करके सो, है ना। क्यों बंद करके सो? हो सकता है कि आप गेट को बंद कर दें, गेट को बंद करके आप सोएं, और हो सकता है कि आपको पता ना चले आप सोए हैं और आप सोए ही रह गए, हो सकता है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी आप सोए तो आग को बंद कर दें, है ना। बंद कर देंगे तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं निकलेगा। और कार्बन मोनोऑक्साइड ना वो ऐसा गैस होता है ना कि आपका दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा, इस प्रकार का होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे बनता है मालूम चल गया? जब उसको पूरी तरीके से ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है ना तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड का रूप ले लेता है, और वो इतना खतरनाक होता है कि आपका जान भी ले सकता है। तो जब भी आप जाड़े के समय में सोएं लकड़ी जला के तो उसको बंद कर दें, है ना। बात समझ में आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड का केस? आगे, कंबशन ऑफ फ्यूल्स रिलीजेस, यहाँ पे आप मोस्ट कर लीजिए, कंबशन ऑफ most fuels releases carbon dioxide in the environment, it leads to global warming। सही बात है। पेट्रोल जो हम लोग अपने गाड़ी में भरवाते हैं, डीजल भरवाते हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के हम लोग सामानों को भी जलाते हैं सड़कों के किनारे, घरों में भी।
उससे क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, ग्लोबल वार्मिंग को क्रिएट करता है। मतलब क्या हुआ ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये हो गया कि ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाता है। जैसे 10 साल पीछे आप चले जाइए, 15 साल पीछे चले जाइए आप, गर्मी के समय में उतना गर्मी नहीं लगता था जितना आज गर्मी लगता है ना। जैसे अभी देखिए, अब आज कितना डेट हो गया, 29 जुलाई आज हो गया है ना। 29 जुलाई आते आते तक बरसात का अंधाधुन हो जाता था, अंधाधुन बरसात होता था, लेकिन अभी देखिए बरसात है क्या, नहीं है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग का ही कारण है। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या करता है, आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाता है, ठीक ना। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड के रिलीज होने से। बस समझ में आ गया। इसका अब इम्पैक्ट क्या पड़ता है आपको बताते हैं। अब देखिए हमारे यहाँ पे ना इंडिया का यदि हम लोग बात करें तो ऐसे बहुत सारे पहाड़ हैं नॉर्थ साइड में। नॉर्थ साइड तो पूरा पहाड़ से ही भरा हुआ है, बर्फ से ही भरा हुआ है, ग्लेशियर से ही भरा हुआ है ना। और चूंकि ग्लोबल वार्मिंग लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बार बार लगातार बढ़ रहा है। अब क्या आपको नहीं लग रहा है कि जब इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ेगा तो बर्फ पिघलेगा, बर्फ पिघलेगा, और इसी के कारण बर्फ पिघलता है, और पिघलने के कारण बहुत जगह पर बिना मौसम का बाढ़ आ जाता है। समझ रहे बात को आप, कोई डाउट इसमें। तो ग्लोबल वार्मिंग का आपको इम्पैक्ट मालूम चल गया। तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के टेम्परेचर को बढ़ाता है, साथ ही साथ जो हमारे ग्लेशियर हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे बर्फ को पिघलाता है। और जब पिघलता है तो बर्फ का पानी बूंद बूंद नहीं गिरता है। बहुत बड़ा बड़ा पहाड़ है ना, हिमालय कितना बड़ा पहाड़ है, उसका पानी भी हमारे भारत में आता है पिघला हुआ रूप। तो वो एक नदी का रूप ले सकता है, इतना पानी वो आता है। और जब नदी का रूप लेने लगा तो सोचिए जिस भी एरिया में जाएगा पूरा बहा के लेके चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर। बर्निंग ऑफ कोल, पेट्रोल एंड डीजल प्रोड्यूसेस सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, इट लीड्स टू एसिड रेन्स। जब हम लोग पेट्रोल को, डीजल को, कोल को जलाते हैं तो क्या क्या वो प्रोड्यूस करेगा, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, साथ ही साथ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा। ये दोनों में हमारा गैस है, क्या है, गैस है। और ये गैस इतना खतरनाक है कि ये एसिड का रूप ले लेते हैं। ये एसिड, आपको लग रहा होगा कि गैस है, एसिड कहां से हो गया, नहीं, ये एसिड ही है। समझ रहे बात को, इतना खतरनाक होता है ना, इतना खतरनाक होता है कि एसिड का रूप ले लेता है। और जब ये गैस हमारा किसके साथ मिलेगा, वाटर के साथ मिलेगा। कहाँ है वाटर, इन्वायरमेंट में, बादल में है। और जब ये गैस हमारा बादल में जाके आपस में मिलेंगे पानी के साथ तो वो बना देगा एसिड रेन। पहले वाटर मौजूद है हमारे बादल में, गैस इधर से चला गया यानी कि एसिड चला गया, तो क्या बनेगा, एसिड रेन बनेगा। और जब वो बरसात होगा तो हमारा रेन नहीं आ रहा होगा, एसिड रेन आ रहा होगा। यानी कि बरसात के साथ साथ उसमें किसका मात्रा, एसिड का मात्रा होगा। और एसिड रेन इतना खतरनाक क्यों है, देखिए एसिड रेन इसलिए इतना खतरनाक है ना। अच्छा, पहले जब हम लोग बारिश में नहाते थे ना तो बहुत अच्छा लगता था, लेकिन यदि अब हम लोग नहाते हैं ना तो बारिश में नहाने के कारण हम लोगों का शरीर जो ना पूरा खुजली होने लगता है ना, एक तरह का जलन होने लगता है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि इसमें एसिड का मात्रा है, एसिड का मात्रा। लेकिन हम लोग पहले नहाते थे बचपन में तो कुछ नहीं होता था। समय के अनुसार एसिड का मात्रा क्या हो रहा है, एनवायरमेंट में बढ़ रहा है। और एक और कारण है इसका, देखिए इसका इम्पैक्ट और क्या पड़ता है। अब जब एसिड रेन हमारे खेतों में आता है, बड़े बड़े बिल्डिंगों पे आता है, तो बिल्डिंग का जो कलर होता है ना उसको बर्बाद कर देता है। आप देखे होंगे कितना शानदार पेंटिंग हम लोग करवाते हैं घर के ऊपर, लेकिन 1 ही 2 साल के अंदर खत्म। क्यों हो रहा है, क्योंकि बारिश में एसिड है। और एसिड भी, एसिड क्या करता है, किसी भी चीज़ों को गलाने के लिए काफ़ी है ना। और जब यही एसिड रेन हमारे फसलों के ऊपर गिरते हैं तो हमारे फसलों को भी बर्बाद कर देते हैं। इसके साथ ही साथ जब ये एसिड रेन हमारे पानी में गिरते हैं, यानी कि नदी में, समुद्र में पड़ते हैं, तो वहाँ के जानवरों को नुकसान पहुँचाते हैं, मछलियों को नुकसान पहुँचाते हैं एसिड रेन। तो एसिड रेन बहुत ही खतरनाक है। तो मुद्दा ये है कि अब आखिर इन सबको बचाया कैसे जाए। एक ही रीजन है, यानी कि एक ही समाधान है इसका, फ्यूल के कंजम्पशन को कम कर दीजिए। सिंपल, जितना आप फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं कह रहे कि उसको पूरी तरीके से आप खत्म कर दीजिए, उसको यूज कीजिए, लेकिन बहुत ही लिमिटेड रूप में, बहुत ही लिमिटेड रूप में।
समझ में आ गया। जैसे हम लोग क्या करते हैं, घर से 2 मिनट के दूरी पे हमारा दुकान है, पैदल नहीं जाते हैं, बाइक उठा लेते हैं। ये नहीं करना है ना, ये बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही साथ हम लोग, हालांकि ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी यदि हो जाए तो अच्छा है। कौन सा, किसका बात कर रहे होंगे हम, किसका बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जब कोई इंसान ऑफिस की ओर जाता है ना, तो वो अपना पर्सनल गाड़ी लेके जाता है 4 चक्का, और वो केवल अकेला जाता है उस पर। क्या ये नहीं हो सकता है क्या कि यदि वो उस रास्ते में जा रहा है और 3-4 आदमी और जा रहा हो, उसको ड्रॉप कर ले, तो जो 3-4 आदमी का जो बाइक का जो खर्चा था वो भी बचेगा, प्लस हमारा इन्वायरमेंट जो पोल्यूट हो रहा था वो भी बचेगा ना। ये नेचर नहीं है, ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। और ये देखना तुम अस्ता पस्ता के लोगों को ये करना पड़ेगा, अभी नहीं करना पड़ रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आने वाले समय में करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाला समय ना बहुत खतरनाक होने वाला है। पॉपुलेशन लगातार बढ़ रहा है, लगातार फ्यूल का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि हमारा इन्वायरमेंट बचा रहेगा? नहीं बचा रहेगा, वो कहीं ना कहीं वो खराब हो ही रहा है, लगातार हो रहा है। समझ में आ रहा है बात? चल, तो इसका मुद्दा क्या हुआ? इसका मुद्दा ये है कि यदि आप इस सभी चीज़ों से बचना चाहते हैं तो फ्यूल के अननेसेसरी कंजम्पशन को कम कीजिए, है ना, उस पर रोक लगा दीजिए। समझ में आ गया बात? चलिए, तो यहीं से हमारा ये चैप्टर भी पूरी तरीके से खत्म होता है। और कहीं पे कोई डाउट रहा है इस चैप्टर में? नहीं ना? चलिए, तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप इसका चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल फ्रेश शुरुआत के साथ, ठीक ना। चलिए, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और ये वाला चैप्टर और यही वाला क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है ना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।